राजनीति में कभी भी कोई रास्ते बंद होते नहीं हैं, ये प्रतिस्पर्धा है। और कभी भी राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न अस्थाई कोई दुश्मन होता है। लेकिन नीतीश जी कि हम मर जाएंगे, कभी भाजपा में नहीं जाएंगे। और फिर इसके बाद उधर से माननीय अमित शाह जी की तरफ से भी एक आया था, न्यूज़ पे चल रहा था कि नीतीश जी के लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो गया। आपने देखा था। मगर राजनीति में आप देखें फिर कि राजनीति में कभी भी कोई अस्थाई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। इसके वजह से राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन एक चीज़ और डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिस तरह से पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का ये संगठन है आपका, कहीं न कहीं देखा जाए सक्रिय भी नज़र आ रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो गठबंधन में है सक्रिय हैं। नीतीश जी के जाना कितना लोकसभा चुनाव के लिए नुकसान रहेगा? देखिए, पार्टी का अपना अपना एक वर्चस्व होता है, पार्टी का अपना अपना एक काम होता है, उनके संगठन होते हैं। और संगठन के माध्यम से और साथ में सरकार में आए हुए लोगों के कामों का भी आकलन होता है। और साथ साथ में संगठन कितना काम कर रहा है, उस आधार पर सब लोग अपना आते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टियां लगातार अपने आप को क्षेत्रों में प्रचार से लेकर प्रसार में जुटी हुई हैं। जहां पीडीए गठबंधन इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसके मुख्य रूप जिसे बनाया जा रहा था, वही हम आपको बता दें कि आज पीडीए को छोड़कर फिर पुराने स्थान पर चले गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से पूर्व एमएलसी के प्रत्याशी और प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत है मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, और आपके सभी यूजरों को मेरी तरफ से ढेर सारी नमस्कार। राजनीतिक लंबा अनुभव है मनोज जी का, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं फील्ड में। बातचीत करूंगा। हालांकि चुनाव एमएलसी का जौनपुर से लड़े थे। सर ये बताइए कि नीतीश जी पीडीए के मुख्य कहीं न कहीं माने जा रहे थे, कि अगर छोड़ के चले गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार की एक अपनी राजनीति है। बिहार की राजनीति को समझते हुए नीतीश जी हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि तेजस्वी जी के साथ रहकर हम अगर इस राजनीति में रहते हैं तो कहीं न कहीं जितने भी काम हुए वहाँ पे, तो वहाँ पर श्रेय सबसे ज़्यादा तेजस्वी जी को जा रहा था। तो नीतीश जी अपने आप को यह महसूस कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री तो हूँ, परंतु जो जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी बिहार में काम हो रहा है, नौकरी मिल रही है, किसी तरीके से भी कोई काम हो रहा है, तो उनको ये लग रहा था कि उसमें कि मैं कहीं छुपते चला जा रहा हूँ, मेरा नाम छुपते जा रहा है और तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं, उनका नाम आगे जा रहा था। इसकी वजह से वो अपना पॉलिटिकली कैरियर को देखते हुए वो उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया है। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जाने आने का। और हम समझते हैं कि पहले वो एनडीए के ही घटक दल थे। वो प्रधानमंत्री को लेकर भी चर्चाएं थी कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यूपी से भी लड़ाने की बात चल रही थी। और उन्होंने भी कहा था कि हमारी मौत भी हो जाएगी तो हम भाजपा में कभी नहीं कहने जाएंगे, हमारी जो भी हालात ख़राब हो जाए। तमाम ऐसी बातें उनके वायरल भी हो रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात को भी कहा था। लेकिन इस बात को क्या कहेंगे? कहीं न कहीं एक बड़े लीडर के साथ अगर इस तरह की घटनाएं हो तो? देखिए रमन जी, आपको बता दें कि आप भी फील्ड में रहते हैं, एक पत्रकार हैं और राजनीति को भी अच्छी खासे समझते भी हैं। राजनीति में कभी भी कोई रास्ते बंद होते नहीं हैं, ये प्रतिस्पर्धा है। और कभी भी राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न अस्थाई कोई दुश्मन होता है। राजनीति अपने हिसाब से सेट होता है। कभी उनको कल कोई कह देगा, परसों उनको कोई कल कह देगा, मुझे कोई और कोई कुछ कह दे। तो राजनीति का एक अपना एक लाइन है और उस लाइन को दर्शाता है कि आदमी किस तरीके से कुछ वे में उसको लेता है। और आज जो कह रहे थे कि नीतीश जी कि हम मर जाएंगे, कभी भाजपा में नहीं जाएंगे। और फिर इसके बाद उधर से माननीय अमित शाह जी की तरफ से भी एक आया था, न्यूज़ पे चल रहा था कि नीतीश जी के लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो गया। आपने देखा था। मगर राजनीति में आप देखें फिर कि राजनीति में कभी भी कोई अस्थाई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। इसके वजह से राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन एक चीज़ और डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिस तरह से पीडीए जो
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का ये संगठन है आपका, कहीं न कहीं देखा जाए सक्रिय भी नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जो गठबंधन में है सक्रिय हैं। नीतीश जी के जाना कितना लोकसभा चुनाव के लिए नुकसान रहेगा? देखिए, पार्टी का अपना अपना एक वर्चस्व होता है, पार्टी का अपना अपना एक काम होता है, उनके संगठन होते हैं और संगठन के माध्यम से और साथ में सरकार में आए हुए लोगों के कामों का भी आकलन होता है और साथ साथ में संगठन कितना काम कर रहा है उस आधार पे सब लोग अपना आते हैं और वो दिखाते भी हैं, देखते भी हैं कि हमारा काम क्या है, लोगों तक पहुंचा देना, लोगों को जागृत कर देना कि हमने ये काम किया है, हमने ये बेहतर काम किया है, इस क्षेत्र में काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया, बेरोज़गारों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया है। इस चीज़ को लेकर लोग जाते हैं और वही लोग उसी तरीके से राजनीति की तैयारी करके आगे बढ़ते हैं और पीडीए भी चल रहा है लगातार अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा को लेकर। तो इस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तैयार किया है कि भाई हमको इन्हीं की लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई को आगे बढ़ाना है, उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आप समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर भी हैं, लगातार सक्रिय भी रहते हैं, लेकिन इस समय कुछ कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, कारण क्या है इसका बताएंगे? अरे रमन जी, कमज़ोर कहाँ हूँ, राजनीति का हमेशा समय होना चाहिए। चर्चाएं हैं कि चुनाव लड़ने के बाद आप थोड़ा कमज़ोर हो गए, क्या इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए रमन जी, मैं जो बोलता हूँ बड़ा फैक्टी बोलता हूँ और मेरी बातें बहुत लोगों को बुरा भी लगती है। राजनीति में मेरे ख्याल से बहुत आप एक्टिव होने लगेंगे ना तो लोगों के आँखों में किरकिरी हो जाएंगे, आप लोगों की आंखों की किरकिरी होने लगेंगे। कुछ लोग ये जानने लगेंगे कि नहीं, ये आदमी एक किसान का बेटा है, एक ऐसे गांव से आता है और आज ये यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है। तो लोग उसके लिए जो भी बन सकता है, पहले तो राजनीतिक आपस में बड़ी दुश्मनी लोगों की रहती है, मगर जब कोई नया आता है, किसान का बेटा आता है और हर एक समाज की बात करने वाला आता है, गरीब नौजवानों की बात करने वाला आता है, टोले मोहल्ले और गाँव की बात करने वाला आता है और उसकी बातों में दम होती है ना, तो लोग उसका विरोध इसलिए करते हैं कि ताकि यह व्यक्ति आगे न आने पाए। हमारी वैसी ही राजनीति चलती रहे जैसे राजनीति शुरू से चली आती थी। मगर आज के युवा जो है और वोटर्स जो है, गांव के लोग भी राजनीति को सही तरीके से ये देखना चाहते हैं कि विकास। आप तो समाजवादी पार्टी के बड़े सक्रिय सिपाही थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश से लेकर डिम्पल यादव के साथ तमाम तस्वीरें भी आपकी आती थी, लेकिन इस समय कुछ कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, कुछ कारण है इसमें? नहीं, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। आप जो समझ रहे हो वो बात नहीं है, कोई कारण नहीं है। राजनीति में देखिए, मैं एक बार फिर बताया था आपको ना, मैं फिर ये बताता हूँ, राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं। लोकसभा की तैयारियाँ क्या चल रही हैं? जौनपुर को लेकर भी चर्चाएँ हैं, 2 सीटें हैं लोकसभा की। मछली शहर को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मछली शहर को लेकर भी कहेंगे कि भाई ये तो समाजवादी से यहाँ से 2 बार से लगभग लोकसभा जीते भी हैं और जौनपुर के भी लोकसभा भी जीते हुए हैं। अक्सर ये कहा जाता था कि समाजवादी की दोनों सीटें हैं, मगर ये कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कि कैसा कैंडिडेट आ रहा है। इस बार लड़ाई है, तगड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को कमज़ोर न समझा जाए। मेहनत और गाँव के निचले स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। तैयारियां कैसे चल रही समाजवादी पार्टी की? क्योंकि देखा जा रहा है, जिस तरह से बताते हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव लड़ती है, हर एक उसका बूथ अध्यक्ष या सेक्टर प्रभारी वो चुनाव लड़ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर कहते हैं कि गुटबाजी है, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर आरोप लोग लगाते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, चुनाव लड़ना, चुनाव की समीकरण बताना, देखिए बहुत पार्टियां हैं गोपनीय भी रखती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टियां काम नहीं करती, पार्टियां सभी काम करती हैं। और ये ज़रूर जो जानना चाह रहे हैं आप, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सक्रियता बहुत ज़रूरी है, जो कि वो सक्रियता कम है थोड़ा, और मेरी सक्रियता को देखते हुए समझ लीजिए वही समाजवादी पार्टी के जितने यहाँ कार्यकर्ता हैं वही समझ लीजिए मेरे तरह। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सक्रिय नहीं हूँ। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं आपके फेसबुक पेज से पुराना साथी भी हूँ, लगातार आपका पोस्ट भी हमें मिलता रहता है। शिवसेना के साथ आपकी तस्वीरें आई और वहाँ आप लगभग काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं, क्या है इसका भी कुछ लक्षण तो नहीं है कहीं जाने का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रमन जी। देखिए, हमारे पिताजी महाराष्ट्र में रहा करते थे और ज़मीन का कारोबार, रियल एस्टेट का काम करते थे, जिसमें
बाला साहेब ठाकरे जी से और आनंद गे जी से उनका बड़ा करीबी संबंध रहा। और मैं महाराष्ट्र गया था क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे काम है, महाराष्ट्र में हमारे पूरा परिवार भी रहता है, तो मैं गया यहाँ से। तो गुलाब चंद दुबे जी से हमारा बड़ा पुराना संबंध है। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं शिवसेना के। जी जी जी, सही है, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं। और मैं वहाँ जब गया तो गुलाब भैया जी कहें कि डॉक्टर मनोज जी कहाँ हैं आप? हमने कहा कि भैया मैं महाराष्ट्र में ही आया हूँ। कहन कि अच्छा आप यहाँ आ जाइए। तो मैं ये नहीं जानता था कि मुझसे किससे मुलाकात होना है क्या नहीं होना है। तो मैं जब वहाँ गया तो शिवसेना का जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ उन्होंने बुलवा लिया। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ के एकनाथ शिंदे जी के ओएसडी साहब हैं, तो उनसे हमारा स्वागत भी करवाया। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप उसका कोई गलत मतलब निकालें। संबंध किसी से भी हो सकता है, कोई किसी से भी मिल सकता है, और मिलने का कोई वो नहीं होता कि उसका कोई एक दूसरा रास्ता हो जाए। एक सवाल और, राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ है, उस प्राण प्रतिष्ठा पे तमाम नेताओं के बयान, तमाम साधु संतों के बयान आए कि मंदिर अभी अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा कहीं न कहीं गलत हो रहा है, ब्राह्मणों से प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराया जा रहा। तमाम ऐसे सवाल हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने उठाया। आपका क्या विचार, लोकसभा चुनाव पर कितना इसका प्रभाव रहेगा? देखिए, प्रभाव पड़ना न पड़ना ये तो जनता तय करेगी, वोटर तय करेंगे। पर ये है कि जो बातें उठ रही हैं, बातें आ रही हैं, एक तरीके से उसको खारिज करते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 500 साल के बाद राम जी का स्थापना हुआ। अब आप ही सोच लीजिए कि अगर रमन जी कई सालों से अगर आप बाहर रह रहे हैं और ठंडी से, बरसात से और गर्मी से आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और ऐसे पड़े हुए हैं, कल को अगर आपको अच्छा खासा मकान मिल जाएगा तो क्या आप नहीं रहना चाहेंगे? तो राम जी के 500 साल के बाद अगर मकान बना, वो अपने मकान में स्थापित हुए, सुंदर सी मूर्तियां बैठी, तो कोई गलत थोड़ी ना है। आपका लेकिन ये व्यक्तिगत बयान है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों का कहना है कि कहीं न कहीं हम लोग भी दर्शन करने जाएंगे, लेकिन मन में इस तरह की बातें जैसे आप कर रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी ने कहा है, और हम लोग हिंदू हैं और हम लोग उनके वंशज से आते हैं। निमंत्रण भी तो दिया गया था। तो निमंत्रण दिया गया होगा, किसी कारण से नहीं गए होंगे। सबका अपना अपना काम होता है, अपने काम में कहीं न कहीं व्यस्तता रही होगी, लोग नहीं पहुंच पाए होंगे। भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ पाएगी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये तो मैं आपको बताया ना, ये चुनाव है। अब हिंदू हार्ट प्लेस है ये। अब वो कितना लोग इसको अपने में लेते हैं कि राम जी को, और राम जी तो वास्तव में आदरणीय हैं, सबके अग्रज हैं, और हमारे जैसे कहा जाए पुरखा पुरनिया होते हैं उस तरीके के हमारे हैं, आदर्शी हैं। तो आदर्श हैं हमारे, तो जो भी होगा। और हिंदू हार्ट है, अब समझ लीजिए कि जो भी जितना ले सके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, मेरे ख्याल से तो अब ये बीजेपी कितना लाभ उठा पाएगी ये उनके ऊपर है। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर मनोज, जो एक गांव से प्रधानी का चुनाव जीतकर इन्होंने प्रधान संगठन, एक संगठन बना, इसके जिला अध्यक्ष भी रहे प्रधान संगठन के, फिर पूर्व के एमएलसी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से रहे, और विभाग बोलते हैं समाजवादी पार्टी की भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा आप लोग देखते रहिएगा। तब तक हम मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।